क्या सवाल ने ऐसा बोला कि आपने 0.05 मोल पूरी तरह से खत्म कर देना है। सवाल ने साफ-साफ बोला। हाँ, एक बात और, CH3COO के मोल हैं 0.05, तो क्या CH3COO माइनस के मोल भी 0.05 ही होंगे? यस सर। क्यों? क्योंकि 1 मोल CH3COO के से 1 मोल CH3COO माइनस मिलेगा। तो ठीक है, वही चीज़ है। आगे देखो, क्या कोई सोच सकता है इस बारे में कि एनोड पर सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? कौन बताना चाहेगा? मार्शल एसिड ऐसे बन रहा है, ये सबको समझ में आ गया है? ये मार्शल एसिड बनने का स्टैंडर्ड तरीका है, इसको दिमाग में भी रख लेना। बहुत सारी चीज़ें क्या माइंड में रखनी पड़ती हैं। ये बाद में फिर काम आएगा मेटलर्जी में, पी ब्लॉक में, तो आपको याद रखना है। आप ये सोचिए बेटा कि ये बना कैसे? ये सवाल रस समीकरण मिति को यूज करेगा बहुत शानदार तरीके से।
इस सवाल में विद्युत अपघटन कैसे होता है वो आपको आना चाहिए, और इस सवाल में फैराडे के नियम भी काम में आएंगे। तो ये एक मिला जुला ऐसा सवाल है जिसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, तो थोड़ा सिस्टमेटिकली करना। इसका एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं आपको ताकि आप प्रोसीड कर सको। हिंट यही है कि आपको CH3COO माइनस CH3COO के इसका इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना है। कैथोड के ऊपर किसकी जीत होगी? कैथोड के ऊपर पानी की जीत होगी, क्योंकि कैथोड पे कॉम्पिटिशन किसके बीच में होगा? पानी के बीच में, और K+ के बीच में। ऑब्वियस सी बात है K+ हार जाएगा, तो कैथोड के ऊपर तो पानी की जीत होगी, तो कैथोड के ऊपर जो आप इक्वेशन लिखोगे वो पानी के लिए लिखना। फिर एनोड के ऊपर किसकी जीत होगी? ऑब्वियस सी बात है, एनोड को पहले ही बता चुका हूं, हम एग्जांपल में भी देख चुके हैं, एनोड के ऊपर CH3COO माइनस होगा। सर रिएक्शन कैसी होगी? कोल्बे रिएक्शन, ध्यान है? तो यहाँ पे CH3COO में कोल्बे होगा। अब दोनों तरीके से लिखो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, ये इसके लिए हिंट है। निकला आंसर? अब जब मैं करूंगा तो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट फील नहीं होगा आपको, है ना? कुछ भी ऐसी चीज निकल के नहीं आएगी जो आपने बिल्कुल सुनी ही नहीं हो। देखते हैं, चलो सबका ध्यान बोर्ड पे, सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको? मैंने कहा कैथोड के ऊपर जल होगा, एनोड के ऊपर CH3COO माइनस होगा। कैथोड के लिए इक्वेशन लिखना सबको मैंने कल सिखाया था। अब चयन करवाना है, मैंने बताया था ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, अपचयन से H2 गैस बाहर निकलेगी। तो आपकी H2 गैस बाहर निकली, साथ में यहाँ पर जब H2 गैस बाहर निकल जाएगी तो आपके OH, 2 ऑक्सीजन बच जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, तो आपका 2OH माइनस आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, CH3COO के एक्वा से ये इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाना है? एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर क्या होगा? एनोड के ऊपर ऑब्वियस सी बात है हानि होगी, किसकी? एनोड के ऊपर हानि होगी आपके इलेक्ट्रॉन्स की। क्या बनेगा? मैंने बताया था, एक तो एल्केन बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो एल्केन कैसे बनेगा? CH3 है, ये हो जाएगा C6H6। ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कार्बन कितने हो गए? 6 और 1 7, 6 और 1 7, परफेक्ट है, सही है। ये कार्बन हो गए 8, कार्बन हो गए आपके पास, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, और ये C2 होगा, नॉट C6, ये होगा C2H6। CH3 कंबाइन होंगे ना अब, ठीक है। 2 2 4, ठीक है, ऑक्सीजन CO2 2, ठीक है, सब ठीक है। तो इस तरीके से आपके रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब कितने कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं इसमें? एक तो ये गैस आ रही है यहाँ पे, ये भी गैस है, एक तो ये भी गैस है, और एक ये भी गैस है। विद्युत अपघटन को देख करके, विद्युत अपघटन की क्लास को अटेंड करके, उसके सवालों की प्रैक्टिस करके, उसके कंसेप्ट को सीख करके हम ये दोनों इक्वेशंस बना पाए। क्या ये दोनों इक्वेशन बनाने में किसी बालक को कोई दिक्कत है या बालिका को कोई दिक्कत है? इक्वेशन सबने बना ली थी बच्चों, पक्का एवरीवन? अच्छा, आगे की बात सोचे। क्या सवाल ऐसा नहीं बोल रहा कि 1 लीटर 0.5 मोल, अब यहां सब लोग सीखना, अब मैं आपको रस समीकरण विधि का सवाल बता रहा हूं, ये तो हो गया। सवाल ये बोल रहा है 1 लीटर 0.5 मोलर CH3COO के, मतलब कितने मोल है? 0.5। देखो मोल का मतलब क्या होता है? मोलरता इंटू आयतन। कितना हो गया? 0.5 इंटू 1, 0.5 इंटू 1, ये कितना आ गया? 0.5 मोल आ गया। डन। तो 0.5 मोल आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ जज करना है। स्टार्ट करें? एक सेकंड, ये 0.1 लीटर था यार, हालांकि उससे फर्क ये पड़ेगा कि ऑप्शन मैच नहीं करेगा।
अच्छा देखो, तो ये आपके पास आ गया 0.05 मोल। तो 0.05 मोल लिया अपन ने। अब थोड़ा बात को समझना ढंग से। क्या सवाल ने ऐसा बोला कि आपने 0.05 मोल पूरी तरह से खत्म कर देना है? सवाल ने साफ साफ बोला। हाँ एक बात और, CH3COO K के मोल हैं 0.05, तो क्या CH3COO माइनस के मोल भी 0.05 ही होंगे? यस सर। क्यों? क्योंकि एक मोल CH3COO K से एक मोल CH3COO माइनस मिलेगा। तो ठीक है, वही चीज है। आगे देखो, इसका विद्युत अपघटन किया गया जब तक कि वो पूरा समाप्त ना हो जाए, मतलब ये 0.05 मोल पूरी तरह से अपन को क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। ढंग से सुने और समझें। 2 मोल CH3COO माइनस को खत्म करने के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए। मतलब जितने मोल इसके हैं उतने ही मोल आपको इलेक्ट्रॉन के लेने पड़ेंगे। 2 मोल के लिए 2 चाहिए, तो 1 मोल के लिए 1 चाहिए होगा, तो 0.05 मोल के लिए अपन को कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी? 0.05 फैराड। इसमें कोई डाउट? 2 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फैराड। तो यहाँ पे आपको 0.05 मोल पूरी तरह से खत्म हो गया। तो 0.05 मोल अगर पूरी तरह से खत्म हो गया, तो उसको खत्म करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? जितने CH3 माइनस है उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 0.05 मोल ही वहां पर अपन को आवश्यक है, मतलब 0.05 फैराड आवेश की आवश्यकता। ठीक है सब लोग? एक बात और, अगर ये 0.05 खत्म हुआ, अगर ये 2 मोल खत्म होता है तो ये आधा बनता है, तो अगर ये 0.5 मोल खत्म हुआ तो ये 0.05/2 इतना बनेगा। ये जितना खत्म होता है, 2 खत्म होता है तो ये 2 बनता है, 1 खत्म होगा तो 1 बनेगा, मतलब 0.05 से ये भी कितना बनेगा? 0.05 बनेगा। रस समीकरण मिति, इस चैप्टर में आकर के रस समीकरण मिति फास्ट आनी चाहिए करना, फास्ट 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 सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है एवरीवन? अब आ जाओ इधर। क्या ये सिखाया था कि जितने फैरेड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास होगी उतने ही फैरेड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास हो रही है? तो यहाँ भी 0.05 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। आवेश जितना पास होता है कैथोड के ऊपर उतना ही पास होता है एनोड के ऊपर। तो यहाँ भी कितना चार्ज पास हुआ है? 0.05 फैरेड। हेलो? ठीक है। अब देखो, 2 फैरेड से आधा मोल 2 फैरेड से 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो 0 मतलब आधा मिल रहा है। अब 2 फैरेड दे रहे हो, यहाँ पे 1 मोल H2 मिल रहा है। 2 फैरेड दे रहे हो, यहाँ पे 1 मोल H2 मिल रहा है। 2 से 1 मिल रहा है, तो 0.05 से कितना मिलेगा? 0.05/2 मोल H2 मिलेगा। इतने मोल H2, इतने मोल ये वाली गैस, इतने मोल ये वाली गैस। क्या तीनों गैस के मोल निकालना आ गया है सब बच्चों को? अब अगर तीनों गैस के मोल आ गया है, तो टोटल गैस के मोल कितने हुए? 0.05/2 हाइड्रोजन गैस है, प्लस 0.05/2 C2H6 है, प्लस 0.05 ये है। तीनों गैस है ना, ये प्लस ये प्लस ये, तो टोटल मोल कितने हो रहे हैं? ये आ गया 0.1 मोल। 0.1 मोल, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? सवाल ने दे रखा है 22.4 लीटर। ये 1 मोल का है। अपने को जो टोटल मोल दे रखे हैं उसके हिसाब से आयतन निकालेंगे, तो 0.1 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 पॉइंट आगे लग जाएगा, 2.24 लीटर। दिस विल बी। अच्छा सवाल है। कितने बच्चों ने कल मेरे कहने के बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवालों की प्रैक्टिस की थी? बने सवाल? डिलेड प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू लेस क्वेश्चन। जितना प्रैक्टिस डिले करते हैं अपन, उतना लेट क्वेश्चन, जितना लेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उतना लेट हमारी दिमाग में प्रोसेसिंग होती है, उतना ही कम सवाल सॉल्व होते हैं। आज के सवाल आज लगाने से बेस्ट कुछ भी नहीं होता। वो कितना स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, बढ़िया।
सोचो थोड़ा सा चीज़ों के बारे में, बेहतर तरीके से सोचना शुरू करो, अदरवाइज फंसोगे। एक छोटी सी चीज़ सोचने के लिए और दूं, लिख लिया कि यही बता रहा हूँ ऊपर, है ना। मान लो SCOO माइनस होता, इसका अपन एनोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो क्या होता बताओ। इसका एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो प्रोडक्ट क्या बनता। सर एक तो CO2 बाहर निकलता, प्लस H2 बाहर निकलता, क्योंकि इसका डबल हो जाता है। यहाँ CH3 था तो C2H6 हो गया, यहाँ H है तो H2 गैस बाहर निकलती, हो गया बैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। और कैथोड पे क्या होता, कैथोड पे गैस कौन सी मिलती है आपको, कैथोड पे ये गैस मिलती है हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन होती है कैथोड के ऊपर तो हाइड्रोजन गैस मिलती। तो एक बात बताओ, टोटल गैसेस कौन कौन सी होती, सबका ध्यान बोर्ड पे। एक तो ये वाली हाइड्रोजन गैस, एक ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक ये वाली हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस कितनी होगी ये डिसाइड करेगा, ये हाइड्रोजन गैस कितनी होगी ये कैथोड पे पानी डिसाइड करेगा। तो ये H2 गैस को चेक करने के लिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा, और ये H2 गैस कितनी है उसके लिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा। और इससे एक बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन गैस अलग अलग सोर्स से आ रही है। एक हाइड्रोजन गैस तो यहां से आ रही है, अगर आप मतलब एक तरह से मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दें कि HCOONA इसका अपन विद्युत अपघटन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे था ना CH3COO HCOO दे दे, और फिर आपसे सब कुछ पूछे, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। उस हाइड्रोजन गैस में आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, तो दोनों का मोल अलग अलग तरीके से निकलेगा, सोर्स अलग अलग है दोनों के। एक अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ और करने के लिए, वो करो, बढ़िया सवाल है वो, बेहतरीन। किसी बच्चे से हुआ था ये सवाल वैसे, कोई भी बच्चा क्लास में इसके आसपास पहुंचे थे, एक छोटा सा रह गया सर, 1 इंच मच्छर के बराबर दूर थे बस हम, हमारे और सवाल के बीच में एक मच्छर जितना गैप था ना। H2S2O8 को मार्शल्स एसिड कहते हैं। के निर्माण के दौरान सह उत्पाद के रूप में सह उत्पाद के रूप में एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। मार्शल एसिड के कितने मोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे, उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे।
यदि कैथोड पर 8.96 लीटर हाइड्रोजन तथा 2.24 लीटर ऑक्सीजन मिलती है। सोचो आराम से, जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है केवल उसके हिसाब से ही सोचो। चलिए बढ़िया, पढ़ लिया, सोच लिया। अच्छा सवाल है। देखें, समझें, सबका ध्यान बोर्ड पे। कोशिश करें कि आप इस सवाल को अच्छे से सीखें और समझें पहले, हाँ? सवाल क्या बोलना चाह रहा, पढ़ते हैं अपन। H2SO8 मार्शल एसिड के निर्माण के दौरान मार्शल एसिड किससे बनता है, पता है क्या? H2SO4 से। H2SO4 जो है उससे मार्शल एसिड बनता है, कैसे? उसके ऑक्सीकरण से। H2SO4 से बनेगा H2S2O8, साथ में H प्लस निकलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे बनता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि H2SO4 किससे बनता है, H2S2O8 किससे बनता है, H2SO4 से बनता है। कैसे? इक्वेशन याद होनी चाहिए अपन को कि H2SO4 एनोड के ऊपर अपना अपचयन कराएगा, H2S2O8 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बैलेंस है? यस सर। ये एनोड के ऊपर रिएक्शन होती है, इससे बनता है। ठीक है, पक्का? एनोड की रिएक्शन ये होती है। ऑक्सीकरण है ना, H प्लस होगा ना, हाँ सॉरी, ये होगा, ये एनोड की इक्वेशन। हाँ ठीक है। और कैथोड की इक्वेशन क्या होगी? कैथोड की इक्वेशन होगी कि ये जो H प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 बनाएगा। ये कैथोड की इक्वेशन, ये कैथोड की इक्वेशन। डेफिनेटली कंसंट्रेट होना चाहिए, सांद्र होगा तो मैक्सिमम ये बनेगा। ये तो हम मैं अपघटन में देख भी चुके हैं ना कि सांद्र होता है तो वो ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के अंदर, अपघटन के अंदर, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो। अब सवाल पढ़े। तो H2S2O8 का निर्माण तो ऐसे होता है, सह उत्पाद के रूप में एनोड पर ऑक्सीजन मिल रही है, तो एनोड की रिएक्शन तो ये है, तो सह उत्पाद के रूप में एनोड पे ऑक्सीजन कैसे मिल सकती है? क्या कोई सोच सकता है इस बारे में कि एनोड पर सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? कौन बताना चाहेगा? मार्शल एसिड ऐसे बन रहा है, ये सबको समझ में आ गया है? ये मार्शल एसिड बनने का स्टैंडर्ड तरीका है, इसको दिमाग में भी रख लेना। बहुत सारी चीजें क्या माइंड में रखनी पड़ती हैं, ये बाद में फिर काम आएगा मेटलर्जी में, पी ब्लॉक में, तो आपको याद रखना है। आप ये सोचिए बेटा कि ये बना कैसे। क्लियर हो गया सर? अब ये सोचो कि O2 कैसे बना।
कौन बताना चाहेगा, रेज योर हैंड्स। प्रियांशु बताना चाहोगे? मैक्सिमम अमाउंट में H2SO4 था बहुत सारा था, उसने आगे भी क्या कर ली, थोड़ा बहुत पानी भी तो है, तो पहले H2SO4 का नंबर आएगा, फिर पानी का नंबर आएगा। तो जो पानी का ऑक्सीकरण हुआ है, पानी के ऑक्सीकरण से तो ऑक्सीजन ही बनती है, तो जो पानी का ऑक्सीकरण हुआ है उस पानी के ऑक्सीकरण से आपकी ऑक्सीजन बनी है, ये ऑक्सीजन यहां से आई है। तो वो कह रहा है ना थोड़ी बहुत ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये यहां से आई। अब सवाल बोल रहा है कि मार्शल एसिड के कितने मोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे यदि कैथोड पर इतने लीटर हाइड्रोजन है और इतने लीटर O2 मिलती है। कैथोड तथा एनोड पर ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो 8.96 लीटर अपन को क्या मिला है, हाइड्रोजन, और 2.24 लीटर अपन को ये मिला है ऑक्सीजन। मान लेते हैं ये x लीटर है, मान लेते हैं ये x लीटर है, या इसके मोल मान लो x है, क्या फर्क पड़ता है, लीटर मत मानो, इसके मोल x मान लो। क्या हम इसके मोल निकाल सकते हैं? बिल्कुल। मोल कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन गैस के? 8.96 डिवाइड बाई 22.4। इसके मोल कैसे लिखेंगे? 2.24 डिवाइड बाई 22.4। ऐसे लिखेंगे, मोल तो निकल जाएंगे आराम से, मोल निकलने में कौन सी बड़ी बात है। चलो बताओ फिर मुझे, क्या लगता है आपको कैसे सॉल्व होगा ये सब लोग। मैंने कॉपी के अंदर कल आपको एक बात लिखवाई थी, 2 कैप्सूल लिखवाए थे। एक कैप्सूल था कि एनोड पे जितना चार्ज जाता है उतना चार्ज कैथोड पे जाता है, उसके जस्ट नीचे एक और चीज लिखवाई थी, देखना एक बार कॉपी में। ग्राम इक्विवेलेंट से संबंधित एक कैप्सूल लिखा हुआ होगा। Number of gram equivalent at reactant at anode is equals to number of gram equivalent at product। कल की बात है शायद, लास्ट क्लास की, कल ही कैप्सूल लिखवाया था, कल या परसों लास्ट क्लास में कैप्सूल लिखवाया था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एट कैथोड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एट एनोड। याद आ गया? मिला? कैप्सूल को ऐसे इतना भयंकर तरीके से हाईलाइट करके रखना चाहिए कि पेज के ऊपर कोई भी कैप्सूल तो तुरंत दिख जाना चाहिए, वो कलर मार्किंग ऐसी करनी चाहिए आपको उसके ऊपर। अब सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन कैथोड, या हिंदी में लिखें तो ग्राम तुल्यांक संख्या, कुल ग्राम तुल्यांक संख्या उत्पादों की कैथोड पे बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एट एनोड। सोचें, सबका ध्यान बोर्ड पे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स है कैथोड, कैथोड पे कौन कौन है? कैथोड पे केवल और केवल हाइड्रोजन गैस है। और एनोड पे कौन है? एनोड पे कौन है? एनोड पे केवल और केवल आपका ऑक्सीजन है और मार्शल एसिड है। तो एनोड पे 2 लोग हैं, एक तो ऑक्सीजन है, एक मार्शल एसिड है। ठीक है, तो बताएं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, पहले एनोड लिख लेते हैं, बैलेंस टेबल हो जाएगा। यहाँ एनोड ले लेते हैं, यहाँ कैथोड ले लेते हैं। चलो एनोड पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन प्लस, यहाँ पे ये भी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मार्शल एसिड बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, इधर कौन है, H2। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। भाई कितने फेराडे पास किए, आप उससे भी कर सकते हो, कितने फेराडे पास किए, तो इससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब बताओ O2 के मोल कितने हैं, वो रहे 2.24 डिवाइड बाय 22.4। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा ऑक्सीजन का, बताओ। ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना है, O2 का वैलेंसी फैक्टर, ये -2 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 से चेंज हो रही है, 2 की कितने से हो रही है, 4 से, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। भागचंद, समझ रहे हो?
O2 का वैलेंसी वेक्टर कितना होगा? 4 होगा। क्यों? एक ऑक्सीजन के लिए 2 का चेंज आ रहा है, 2 के लिए 4 का चेंज आएगा। ये आ गया 4 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, मोल तो अपन को पता है x निकालने हैं, मल्टीप्लाई बाय ये बताओ कि इसका कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से देख सकते हैं, चार्ज कितना यूज हो रहा है वैसे भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज हो रहा है, तो 2f मतलब वैलेंसी वेक्टर 2 है। यहाँ 4 का हो रहा था, वैलेंसी वेक्टर 4 है, ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। बहुत सारे तरीके होते हैं वैलेंसी वेक्टर निकालने के, है ना। अच्छा बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने? 8.96 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई बाय इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? एक H के लिए एक का चेंज आ रहा है, 2 के लिए 2 का चेंज आएगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी निपटा पाएंगे। कितना टफ है, अब तो भयंकर कैलकुलेशन है, तो हो ही नहीं पाएगी तुमसे ना, पागल कहेंगे। देखो तो ये हो जाएगा 2x 10 बचेगा 0.4, ये भी 0.8 हो गया मल्टीप्लाई करके, 2x इज इक्वल टू हो गया 0.4, 0.2 आ गया। तो मोल कितने थे उसके? 0.2। दैट्स इट। सवाल बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, पर उसको याद कब तक रखते हो वो डिपेंड करता है। तो कभी भी कोई भी कैप्सूल लग सकता है सवाल के अंदर और सवाल सॉल्व हो सकता है, गुड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। आप रिवीजन करके जाएं इस सवाल को जरूर। चलिए, तो बधाई हो आपको, आपका चैप्टर जो है अब उसका अंत होने वाला है फाइनली। अब आप फाइनल चीज पढ़ने वाले हो जिसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालकता, है ना, ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन। अब हम वो सब पढ़ेंगे। कुछ कुछ याद आ रहा है अपने बोर्ड के लिए? जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें साथ में पढ़ते हो, जैसे चालकता, तुल्यांक चालकता, मूलर चालकता, कॉलराउश का नियम, दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। कुछ याद आ रहा है जीवन में? वो अब शुरू करने, कॉपी कीजिए, हेडिंग लगाइए, विद्युत अपघटनी चालकता। इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज मैंने एकदम पीक पे ले जाके छोड़ा है, जितना मैक्सिमम पीक पे जा सकते थे। अब बाकी क्षमता आपकी है कि आप कितने सवाल लगाते हो। बच्चों वाले सवाल तो आपसे आराम से बन जाएंगे, उसमें दिक्कत आएगी ही नहीं। और जो सवाल अच्छा है फिर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ प्रियांशु बोलो। हाँ बेटा। हाँ बैटरी वाला इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, है ना, वैद्युत अपघटनी चालकता का ही पार्ट है वो। 2 लेक्चर लगेंगे इसमें, और आज के लेक्चर में अपन विद्युत अपघटनी चालकता को मोटा मोटा फिनिश करेंगे, फिर लास्ट लेक्चर कल या परसों हो जाएगा जिसके अंदर सब खत्म हो जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एडवांस में यहाँ से सवाल आएगा तुमसे बनेंगे, 2 सवाल कम से कम आ सकते हैं, 1 या 2 सवाल। और इस चैप्टर को छोड़ना मत, लगे रहना इस चैप्टर के साथ। ये धीरे धीरे ये चैप्टर अच्छा हो जाता है। बताऊँ कैसे करना? जब आप शीट सॉल्व करते हो ना, तो जो सवाल आसानी से बन जाते हैं उन पर टिक कर देना, जो नहीं बनते हैं लेक्चर वापस देखना, फिर वापस ट्राई करना। फिर भी नहीं बनते हैं, अपन रेडॉक्स पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद वापस ट्राई करना। ये चैप्टर छोड़ना नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर छूटा तो एडवांस तो गया हाथ से कम 8 से 10 नंबर का चैप्टर बन जाता है ये, अगर 2 सवाल आ गए तो। मेन से भी सवाल अच्छे खासे आते हैं, तो और नीट में तो आते ही हैं खैर इस चैप्टर के सवाल। तो संभल के रहना है आपको, इस चैप्टर का साथ नहीं छोड़ना है, लगा के रखना है इसके सवाल को, क्योंकि हम जितना बाउंड्री पुश कर सकते थे हमने कर दी है, इससे ज़्यादा बाउंड्री पुश हो नहीं सकती इस चैप्टर में, फिर आगे आपकी मेहनत है। तो लिखें वैद्युत अपघटनी चालकता। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये भी एक प्यारा सा टॉपिक है, थोड़ा समझने लायक, थोड़ा दिमाग में फिट करने लायक, सवाल अच्छे अच्छे बन जाते हैं कभी कभी इसके, ऑल आउट नियम पे काफ़ी अच्छे सवाल बन जाते हैं। देखते हैं। मजे की बात यह है कि इस चैप्टर के पोर्शंस काफ़ी सारे हैं, इसलिए एग्जामिनर को एक अच्छा स्पेक्ट्रम मिल जाता है सवाल देने के लिए, और वही इस चैप्टर को खूबसूरत भी बनाता है, और वही इस चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चंस का रीज़न भी है। देखो, अपन 2 प्रकार की चालकता पढ़ते हैं, एक तो अपन पढ़ते हैं धात्विक चालकता,
जिसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। एक वायर है, वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है, मस्त रहो। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं एक विलयन के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है। एक बात बताओ, एक विद्युत अपघट्य चालन कब प्रदर्शित करता है? विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो आयनों में टूट सकते हैं, जैसे NaCl। तो NaCl कब चालकता प्रदर्शित करेगा, कब उसके अंदर से करंट फ्लो करेगी? सर दो स्थिति में, जब या तो वो जलीय अवस्था में हो, उसको आपने पानी में घोल रखा हो, या फिर वो पिघाल दिया गया हो, गलित अवस्था में हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे ही केस में उनके पास फ्री आयन होते हैं। तार के अंदर करंट फ्लो करती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, और सॉल्यूशन विलयन में करंट फ्लो करती है फ्री आयन के कारण। तो आयन का फ्री होना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, अगर वो है तो उनको काफी बढ़िया से वो करंट फ्लो कर सकते हैं। नमक के डब्बे में जो ठोस है, आप जाके उसके अंदर करंट फ्लो प्रवाहित कराओ, आपको झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ Na+Cl- है पर चिपके हुए हैं, चल नहीं सकते। उसे पिघाल दो, द्रव अवस्था में ले आओ, NaCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक ब्रेक हो गया, वीक हो गया, तो वो चल सकते हैं। पानी में घोल दो और अच्छे चल सकते हैं। तो विद्युत अपघट्य हमेशा जब चालन प्रदर्शित करते हैं, तो या तो वो चालन प्रदर्शित करते हैं आपके गलित अवस्था में, या फिर वो करते हैं आपके जलीय अवस्था। अब हम दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपनी कॉपी के इस पेज को। एक तरफ हम लिखेंगे धात्विक चालकता के पॉइंट, एक तरफ हम लिखेंगे आपके विद्युत अपघटन चालकता के पॉइंट, और इन दोनों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। चलो बनाओ, डिवीजन बना लो ऐसे, और इस तरफ लिख दो धात्विक चालकता, और उस तरफ लिख दो वैद्युत अपघटनी चालकता। हम पॉइंट्स बना बना के लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कारण क्या है करंट के प्रवाहित होने का? तो यहाँ पे धारा के प्रवाहित होने का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे धारा का कारण क्या है? यहाँ पर धारा का कारण है मुक्त आयन। ठीक है, और मुक्त आयन किस कंडीशन में मिलेंगे अपन बता ही चुके हैं, या तो एक्वस कंडीशन में मिलेंगे या लिक्विड कंडीशन में मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, क्या आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता है क्या कि संगठन चेंज हो गया हो? क्या संगठन चेंज हो सकता है? सर धातु के तार में जब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो कोई संगठन चेंज नहीं होगा। क्या यहाँ पे संगठन चेंज हो सकता है? बिल्कुल। यहाँ पे विद्युत अपघटन हो जाता है, और विद्युत अपघटन से संगठन पूरी तरह से चेंज हो सकता है। जैसे अभी इन सवालों में देखा तो सही आपने, विद्युत अपघटन हुआ, CH3COO- कन्वर्ट हो गया C2H6 में, CO2 में। तो वहां पे विद्युत अपघटन चेंज नहीं हो सकता, और यहाँ पे विद्युत अपघटन चेंज हो सकता है। लिखें वहां, यहाँ संगठन, कंपोजिशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो अपनी भाषा में लिखवा दूं, चेंज नहीं होता। सेकंड पॉइंट, संगठन, कंपोजिशन, विद्युत अपघटन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा चेंज हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, उसके कारण चेंज हो सकता है।
ये किस किस बात पर डिपेंड करता है? ये जो आपका ये वाली चालकता है, फॉर्मूला पता है? इसके लिए जो फॉर्मूले आते हैं इलेक्ट्रिक करंट में अपन पढ़ते हैं, सर ये डिपेंड करता है कि आपने तापमान कैसा लिया है, ये डिपेंड करता है कि कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं एकांक आयतन में, ये डिपेंड करता है कि तार की लंबाई कितनी है, संरचना कैसी है उस पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये पूरी तरह से विद्युत अपघट्य पे डिपेंड करेगा कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है, उसकी जो विलायक है उसके अंदर उसकी सांद्रता कैसी है। एक और चीज होती है विलियन में, विस्कोसिटी, शानता, सुना है नाम? विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे पानी है, पानी के लेयर्स के बीच में घर्षण बहुत कम होता है। शहद है, शहद के लेयर्स के बीच में घर्षण बहुत ज़्यादा है। आप शहद को कभी ढोल के देखना, वो ऐसे बहेगा नहीं, पानी को डालना वो बहता है। तो विस्कोसिटी, शानता किसकी ज़्यादा है? डेफिनेट सी बात है, शहद की ज़्यादा है, पानी की कम। तो उसी पॉइंट पे बात हो रही है। तो किस किस पे डिपेंड करता है, लिखें। इसकी निर्भरता किस किस पे है? चालक की प्रकृति पे निर्भर करता है, मतलब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति आयतन उस पर डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है। भाई जो चालक आपने लिया है वो एग्जैक्टली किस तापमान पे लिया है, जो संरचना है उस पर डिपेंड करता है क्रिस्टल की, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। और विद्युत अपघटनी चालकता की बात करते हैं तो इसमें यहाँ जो करंट फ्लो करती है उनकी निर्भरता किस किस पर है? यहाँ पर इसकी बात करें तो ये विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये विलायक की सांद्रता, मतलब विलायक आपका तनु है या फिर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर डिपेंड करता है। ऐसे लिख लो सिंपल। विलायक पर भी निर्भर कर जाता है कभी कभी कि विलायक कैसा लिया है अपन ने। और ये किस पे निर्भर करता है? जो मैंने बताया था विस्कोसिटी, शांता, है ना, पे डिपेंड कर जाता है। ऐसे तो ये सारी निर्भरताएं हैं, ये पता होना चाहिए डिफरेंस दोनों के बीच में। सवाल बन जाते हैं इसके ऊपर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ऐसा देखा गया है कि चालक में तापमान बढ़ाने पर जो विद्युत का प्रवाह है, धात्विक चालकता जो है ना, वो घटता है। मतलब यहाँ पर कंडक्शन घटता है तापमान बढ़ाने पर, और यहाँ पे कंडक्शन बढ़ता है। अब यहाँ बढ़ता क्यों है, सुने। होता क्या है, यहाँ क्यों घटता है वो तो अपन इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। यहाँ क्यों बढ़ता है वो सुनो। विस्कोसिटी जो होती है ना, घर्षण, जैसे तापमान बढ़ाते हैं माध्यम की विस्कोसिटी, माध्यम की शांतता घट जाती है। शांतता घट जाती है तो आयन फटाफट भागते हैं, आयन फटाफट भागते हैं तो यहाँ पे धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। तो लिख लें कि तापमान बढ़ाने पर यहाँ जो चालन है वो घट जाता है। और यहाँ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल बनता है, पूछ लेते हैं। नीट वाले बच्चे समझदारी से पढ़ें इन टॉपिक्स को, आपके बहुत सवाल आते हैं यहाँ से। तापमान बढ़ता है तो यहाँ पे शानता घटती है, और शानता घटती है तो चालन बढ़ जाता है। ठीक है। आप चालन वर्ड यूज करें, यहाँ पे चालकता वर्ड का अपना अलग मतलब होता है, विद्युत अपघटनी चालन वर्ड यूज करें, बेटर रहेगा, काट के ठीक कर लें उसको। धात्विक चालन, ठीक है, थोड़े सफोस्टिकेटेड वर्ड्स हैं। अपन यहाँ भी चालन ही कर लें, कंडक्शन ही कर लें, थोड़ी काटापीटी होगी बट ठीक कर लो उसको। अभी ब्रॉड टर्म में बात कर रहे हैं। चालकता क्या ब्रॉड टर्म नहीं है, चालकता स्पेसिफिक टर्म है, अभी आप सीखोगे। तो चालन, धारा के प्रवाहित होने की बात हो रही है, ऐसे आप समझ सकते। कर ली काटापीटी। और जिनको काटापीटी से दिक्कत होती है वो वाइटनर साथ में रखा करो।
कुछ लोगों को होता है OCD, किताब कॉपी खराब नहीं होनी चाहिए, मेरे को था बचपन में, अब ठीक हो गया। चलो अब अपन इम्पोर्टेंट टर्म्स देख रहे हैं, और इम्पोर्टेंट टर्म्स का मतलब यह है कि यही टर्म्स में तुम सवाल गलत करोगे आज या कल, और फिर तुमको सुनने को मिलेगा। तो जब भी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी जाएं या फिर कैप्सूल्स लिखे जाएं तो तुम्हें एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम सवालों में मुठभेड़ में यही मरने वाले हैं। चलो बेटा देखो, पॉइंट नंबर 1, अब हमें क्या करना होगा ना, हम जीवन में जितनी भी पढ़ाई की है अभी तक, वो सारी पढ़ाई इसके लिए की है, यह हमें अच्छे से आता है। इसके फॉर्मूले भी आते हैं, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर एक L लंबाई का चालक तार है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, फलाना ढिमका, सब अपने पढ़ रखा है। हमें क्या करना है, हमें इस पूरी चीज को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है हमारे इस चैप्टर के लिए, जहां पे विद्युत अपघट्य के अंदर धारा को प्रवाहित कराया जा रहा है। उस चेंज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है बहुत मैटर करती है, एग्जाम में सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, यूनिट्स को पहचानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यहां से जो भी क्लास आज चलेगी उसमें आपका फोकस एकदम बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी यूनिट पहचानने में गलती करोगे, सवाल आपके आंखों के सामने से निकल जाएगा, बनेगा ही नहीं आपसे। थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़ना है ना। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, एक बार देख लेते हैं ये क्या क्या है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए में जो R बचपन का फॉर्मूला है, वैसे तो R आपका प्रतिरोध है और रो जो है इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है, इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। मतलब इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसको रजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। ऐसा, तो ये प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है, ये वर्ड्स आपको दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अच्छा यूनिट भी साथ में लिख लेते हैं। इसका जो मात्रक है वो ओम होता है, और इसका जो मात्रक है चेक कर लो, ये इसका फॉर्मूला लिखोगे तो ओम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो एक का मात्रक है ओम, एक का मात्रक है ओम इंटू मीटर, या फिर इसका मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है, मात्रक में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। अब थोड़ा खेल आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस पूरे को रिवर्स करते हैं, पूरे को घुमाते हैं। तो पूरे को घुमाएंगे तो क्या आएगा, 1/r बराबर 1/रो A बाय एल। अब एक काम करो, 1/रो को इधर ही रहने दो, उसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा 1/r L बाय ए, L बाय ए। वापस से बोर्ड पे देखने का समय आ गया है, इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी कुछ ना कुछ। 1/r, सबका ध्यान इधर बेटा, 1/r ये है प्रतिरोध का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस कहते हैं, इंग्लिश बड़ी प्यारी है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, हिंदी थोड़ी अजीब है, चालकत्व कहते हैं इसको। अच्छा ये किसका उल्टा है, समझे बेटा। सर ये उल्टा है रो का, रो का नाम क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसके उल्टे का नाम है विशिष्ट चालकत्व। दिमाग लगाएंगे तो बड़ा मजा आएगा।
देखें, प्रतिरोध ये था, तो ये था विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसका उल्टा है चालकत्व, तो ये है, इसका उल्टा है विशिष्ट चालकत्व, या फिर इसको चालकता भी कहते हैं। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो क्या आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्लियर हो गया, कंडक्टिविटी क्लियर हो गया सभी बच्चों को? सब कुछ नाम में है बेटा, एवरीथिंग इज हिडन इन द नेम। नाम बढ़िया से सीखना है सबको, और उससे ज्यादा नाम पता होना चाहिए एक तो। और मैं ज्यादा फोकस करता हूं कि जेई के सवाल, नीट के सवाल बनाने के लिए यूनिट आपको अच्छे से आनी चाहिए। जिस बच्चे को यूनिट नहीं पता होती है वो इसके सवाल में मैक्सिमम गलतियां करता है। तो यूनिट पे सबको फोकस करना है। क्या यूनिट होगी इसकी? रो का उल्टा है, रो की यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक बात और कोने में लिख के छोड़ रहा हूं, ओम इनवर्स को साइमन कहते हैं, एस। तो इसका उल्टा करो, ओम इनवर्स हो जाएगा साइमन, साइमन मीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, इस चालकत्व की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स या फिर साइमन। ठीक है, पक्का? हाँ, कोई सीजीएस और एसआई की बात करें तो ये यूनिट एसआई मात्रक में है, मीटर आ रहा है ना, और ये जो यूनिट है ये सीजीएस मात्रक में है। तो सब बालक बालिकाओं को यूनिट का अच्छे से पता डन है। हाँ बेटा बोलो। पापा स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। क्या हो रहा है? स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, किसका माइक ऑन है? हाँ, कौन रह गया? रुको, हाँ से तो ऑफ है। तो वापस हो तो बताना। अभी नेटवर्क इशू रहते ही है यार, जब तक यहाँ पे बारिश रहेगी तब तक नेटवर्क रहेंगे, ऐसे ही परेशानी रहेगी। एक बार नेट पे सर्च करके देखना, फ्लड इन अजमेर, ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे, मजा आ जाएगा तुम्हारे देख कर। यहाँ इंटरनेट चल रहा है अभी, वही बड़ी बात है। कभी सर्च करना, आज बैठ के सर्च करना फ्लड इन अजमेर, और तारीख डालना। एक मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पे फ्लड आया था 18 जुलाई 1975 में। 50 साल बाद ठीक अभी आया है 18 जुलाई 2025 में। उस दिन भी शुक्रवार था, इस दिन भी शुक्रवार था, है ना? और उस दिन भी जो टाइम था, इस दिन भी वही टाइम था। तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, कुछ ऐसा बोल सकते। काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, मतलब काफ़ी फ्लड फ्लड जैसी सिचुएशन थी, काफ़ी लोग, शायद एक दो डेथ भी हुई थी, कुछ लोग बह गए थे। और बहुत कोशिश की थी हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कि फ्लड ना आए, बट कंडीशन फिर भी ख़राब हो गई। ऐसा माहौल है। कभी वायर्स टूट जाते हैं, कभी लाइट चली जाती है, सब लफड़े हैं ही। और अलर्ट है 10-11 अगस्त तक का। 10-11 अगस्त के बाद में सब ठीक हो जाता है। चलो आगे बढ़े। हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूं पहले मैं आपको, इनके सिंबल्स देख लो आप सब लोग। 1/रो जो है ना बेटा, 1/रो को कप्पा कहते हैं, कप्पा, कापा या कप्पा, ये वही है विशिष्ट चालकत्व। 1/r को जी कहते हैं, और सेल नियतांक को जी स्टार कहते हैं। तो ये नोटेशन आप दिमाग में रख सकते हो। अब एक चीज है जो सबको सीखना इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है कि सर यहाँ पे एल क्या होगा और यहाँ पे ए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे चालक तार तो है नहीं। देखो ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पानी में डूबे हुए हैं। अब जो इलेक्ट्रोड्स पानी में डूबे डूबे हुए हैं, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि जो क्षेत्रफल दोनों का डूबा हुआ है उसका कॉमन एरिया कितना है। ए क्या है? कॉमन एरिया
ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड मतलब डुबाया गया है, डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। सुनना समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है आपको। ऐसे देखो कि जैसे मान लो पानी में डूबे हुए हैं, दोनों पानी में पूरे डूबे हुए हैं, तो दोनों का कितना क्षेत्रफल कॉमन आ रहा है? कंप्लीट। तो ए रहेगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ तक है, समझो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक है, दोनों ऐसे डूबे हुए हैं, एक दूसरे के समांतर है, बढ़िया है, क्षेत्रफल ए रहेगा। इसको आधा बाहर निकाल दिया। अब दोनों का कॉमन क्षेत्रफल जो पानी के अंदर डूबा हुआ है वो कितना है? ए का आधा, तो ए बाई टू रहेगा, ए की जगह आ जाएगा ए बाई टू। ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, इसको पूरा बाहर निकाल दिया, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पूरा पानी में है, इसको पूरा पानी से, पानी मतलब इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे यहाँ पे आपको मैं ए दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ए इतना सा क्षेत्रफल होगा। और इसी एग्जाम्पल में अगर ऐसा कर लेते, ये ऐसे डूबा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डूबे हुए हैं, तो कॉमन एरिया कितना? इसके सामने ये पूरा डूबा हुआ है, कॉमन एरिया ए होगा ऐसे केस में, और इसमें होगा आधा, अगर ये आधा डूबा हुआ है तो ऐसे। अगर इसका क्षेत्रफल भी ए है, इसका क्षेत्रफल भी ए है, तो कॉमन एरिया ए बाई टू है। अगर इन दोनों का ए है तो कॉमन एरिया ए है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे डूबा हुआ हो, ये पूरा अंदर है, और वो पूरा बाहर है, ये कितना होगा इस केस में? जीरो। तो कॉमन एरिया समझना है कि अपन को सवाल में देखना पड़ेगा कॉमन एरियाज क्या है, और दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एल है, ये एल है, दिस इज एल। ठीक है, बना लो, लिख लो। अब थोड़ा डेफिनेशन वगैरह बनाने पे गौर करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे। चालकता कापा बराबर है 1 जी एल अपॉन ए। ध्यान से समझना, मैं आपको चालकता की परिभाषा बता रहा हूं। चालकता की परिभाषा को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देख रहे हैं। और इसको अगले पेज पे देखते हैं, वही कंडक्टिविटी के साथ मोलर कंडक्टिविटी कंपेयर होती है। चालकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अटल बैच के बच्चे रफ्तार में पढ़ के भूल चुके होंगे अब तक, आई एम 100% श्योर। देखो, तीन शर्त है आपके पास, तीनों शर्त ध्यान से सुन ले। आयतन लेना है, शर्त यह है कि जो आयतन लेना है वो आयतन v यूनिटी लेना है, मतलब एकांक आयतन।
तो आयतन V कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपने जो विद्युत अपघट्य भरा है, उस विद्युत अपघट्य का आयतन कितना होना चाहिए? 1। पहली शर्त। दूसरी शर्त, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, मतलब वो भी एकांक होनी चाहिए। सर 1 मीटर नहीं हो सकती? क्या हो सकती है, पर 1 मीटर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा कंटेनर कौन लेके आता है? तो 1 मीटर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज 1 मीटर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज, जो कॉमन एरिया डिप्ड है, क्षेत्रफल, ये होना चाहिए, ये भी एकांक होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों एकांक होने चाहिए। फॉर्मूला क्या बनेगा? कापा का फॉर्मूला क्या होता है? जी एल अपॉन ए। अब एल भी आ गया यहाँ पे 1, ए भी आ गया 1, तो कापा इज इक्वल टू क्या हो गया? जी। तो चालकता उस चालकत्व के बराबर है, चालकता उस चालकत्व के बराबर है जब एकांक विद्युत अपघट्य को लिया जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इलेक्ट्रॉनों का 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है। तो उस विलयन का जो चालकत्व है वही उसकी चालकता के बराबर होता है। कुछ कुछ याद आया? बोर्ड में पढ़ा था चालकता की परिभाषा ऐसे। बनाइए डायग्राम, फिर हम आपको लिखवा देते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ग्रंथशाला से। चलिए कैप्सूल पॉइंट देख लें। कैप्सूल पॉइंट में याद रखें कि चालकता जो है ना, वो उसमें वो एक योजक गुण है, उसको जोड़ा जा सकता है। तो लिखें चालकता एक
योजक गुण है, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो बहुत सारे विलेन दे दिए आपको, आपको चालकता जोड़नी है तो आप जोड़ सकते हो, K1 प्लस K2 प्लस, मान लो पानी भी है और पानी की चालकता भी थोड़ी बहुत होती है, हालांकि पानी की चालकता को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपने 2 4 5 लोगों को मिलाया, विद्युत अपघट्टी के अंदर आपने ऐड किया, बहुत सारे आयन आ गए, तो सभी आयनों की चालकताओं को आप जोड़ करके ऐड कर सकते हो। जैसे पानी का चालकत्व भी आप, चालकता भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि हालांकि पानी के चाहे तो अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पानी का उतना ज़्यादा नहीं होता चालकता, बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी है और सवाल में दे रखी है तो आप उसको ऐड करके लिख सकते हैं। अच्छा, ये सभी एक ही सेल के अंदर है, तो ये किसको कैसे लिखेंगे, G इंटू एल अपॉन ए। इसके साथ क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये G टोटल हो जाएगा, K1 ये हो जाएगा G1 एल अपॉन ए। सर एल और ए सेम क्यों होंगे, क्योंकि एक ही सेल का हिस्सा है, प्लस अगले वाले के लिए G2 एल अपॉन ए, ऐसे लास्ट में G जो वाटर के लिए है एल अपॉन ए। अच्छा, एल अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया G टोटल बराबर G1 प्लस G2 अप टू G वाटर। 1 अपॉन के हिसाब से देखें तो 1/RT, आर टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/RH2, ऐसे। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या बहुत सारे जो विद्युत अपघट्य हैं वो किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो ये एक तरह से पार्श्व संयोजन को प्रदर्शित कर रहा है, लिख के रख लें, इसका यूज हो सकता है। ये कहीं ना कहीं पार्श्व संयोजन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, लिख लो। पानी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब लिख के रख सकते हो इस पॉइंट को भी। तो KH2 का मान कम होने के कारण सवालों में इसको इग्नोर किया जा सकता है। अगर चाहें तो आप इग्नोर कर सकते, सवाल करें, सवाल करें।
तरह का इस टॉपिक पे बेस सवाल ही है ना। फुद्दू से सवाल के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया आप लोगों को, बट चलिए देखिए क्या था इसमें। एस सी हो गया, ये सबसे हो गया, कर लिया था। एस सी ओ एच की चालकता, अच्छा सर एस सी ओ एच की चालकता पूछ रहा है और एस सी ओ एच की दे रखी है, तो एस सी ओ एच की चालकता बतानी है। इसमें पानी भी होगा, ये दोनों मिलकर के SCOH एक्वस की चालकता दे रहे हैं। यही तो था, यही तो मतलब था इस स्टेटमेंट का कि SCOH एक्वस में दो लोगों की चालकता है, एक तो SCOH की है, दूसरा पानी की है। चलो ठीक है, तो यहां से SCOH की चालकता निकालनी है, तो इसकी कितनी है पॉइंट, इसके 10⁻⁻6, ठीक है, माइनस पानी की 5 × 10⁻⁸। इतना सा काम करना, इसको भी ऐसे ही लिख लो, 100 की फॉर्म में लिख लो, इसको 100 की फॉर्म में लिख लो ऐसे, है ना। तो 100 से भाग 100 से डिवाइड करके लिख लो, ये हो जाएगा 95 × 10⁻⁸। यूनिट क्या होगी साइमन, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था। ठीक है, छोटी सी बात, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। चलो एक कैप्सूल और लिख लो। देखो जीवन में एक सिद्धांत बना लो, जो चीज आपसे बड़ी है ना, तुरंत उसके सामने झुक जाया करो और उससे कुछ सीखने की कोशिश किया करो लाइफ में हमेशा। जो आपसे बड़ा है, चाहे वो टॉपिक है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी है, अपने आप को उनके सामने थोड़ा सा आपको नतमस्तक करना चाहिए और सीखना चाहिए। ऐसे ही आपका लगन सब्जेक्ट के प्रति होना चाहिए कि अगर ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लग रही है तो मुझे इसके प्रति समर्पित होना है, सीखना है। दैट्स इट। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, कभी बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगती है, कभी टफ लगती है, कभी उनको ऑर्गेनिक आसान लगती है तो कभी टफ लगती है, कभी फिजिक्स आसान लगती है, कभी टफ लगती है, तो ऐसा चलता है। मान लो दो सॉल्यूशन दे दिया आपको, एक विलियन 1 दे दिया, एक विलियन 2 दे दिया। विलियन 1 का है चालकता K1 आयतन V1, विलियन 2 की चालकता है K2 आयतन V2। सामान्यतः हमेशा मत लगाना, पर जनरली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि अगर वो ये पूछें कि इस मिश्रण का बताओ, मिश्रण की चालकता बताओ, तो मिश्रण की चालकता बतानी है तो फिर आप एक जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसा अपन वहां करते थे, K1 V1 प्लस K2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसका मतलब आप समझ गए ना इस एग्जाम्पल से कि एक ही सेल है, उसमें सबके कंट्रीब्यूशन को जोड़ के अपन टोटल कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है। और अगर दो अलग ही विलियन हो जिसमें आयतन भी अलग अलग है, चालकता भी अलग है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है। इसलिए मैंने पहले सवाल दिया और आपको ये फॉर्मूला बताया, इसको यहाँ दिमाग में रखना है और ढंग से इसको अप्लाई कर लो। इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे मोलर चालकता। एक बार कंडक्टिविटी को ना फिक्स दिमाग में फिट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऐसे फिट हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या थी? कंडक्टिविटी ये थी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोड जिनका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके अंदर 1 ml
या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब आयतन इलेक्ट्रोलाइट का हो तो उसकी जो चालकत्व होता है उसको चालकता कहते हैं। तो चालकता में 3 शर्तें कौन कौन सी थी? L बराबर 1, A बराबर 1, V बराबर 1। यहाँ क्या है? मोलर चालकता। मोलर चालकता का मतलब क्या होता है? मोल। सिंपल सी बात है। इसमें 3 शर्तें हैं, शर्तें इसमें भी 3 हैं। बस पहली शर्त में अंतर है। वहां पहली शर्त थी कि आयतन 1 होना चाहिए, यहां पे शर्त है कि मोल 1 होने चाहिए। कितना भी आयतन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आयतन जितना मन करे उतना ले लो, बस मोल 1 होना चाहिए। वहां क्या था? वहां मोल कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आयतन 1 होना चाहिए। ये डिफरेंस बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है और मुश्किल भी नहीं है रखना। मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल की बात कर रहा है। अब 1 मोल विद्युत अपघट्य चाहे 10 ml में आए, 20 में आए, 25 में आए, 50 में आए, 10,000 में आए, कोई मतलब नहीं है, होना 1 मोल चाहिए। और चालकता में क्या था? चालकता में 1 मोल से कोई मतलब नहीं, वहां पे आयतन 1 होना चाहिए चाहे उसमें मोल कितने भी। तो क्या हम दिमाग में रख लेंगे सब बच्चे? पक्का? ठीक है। दूसरी शर्त तो वही है सेम कि एल यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब यूनिटी होना चाहिए, एकांक। क्षेत्रफल यहाँ भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, वही एकांक। ये वाली शर्त। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन वैसे डायरेक्ट लिखने की नीड तो है नहीं, मैं लिखवा ही दिया ना। बस एक बात ध्यान रखें, आयतन कितना भी हो सकता है, VML आयतन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस VML वो आयतन होना चाहिए जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य आ जाए। VML वह आयतन होना चाहिए जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य आ जाए। ठीक है दोस्तों, पक्का समझ में आता है? कप्पा को और इसको, इसका नोटेशन देख लो, प्रतीक। अगर हम पूरे यौगिक के लिए दिखा रहे हैं तो हम ऐसे कैपिटल लैम्बडा यूज कर लेते हैं पूरे यौगिक के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। और अगर किसी आयन के लिए बता रहे हो तो छोटा वाला लैम्बडा यूज कर सकते हैं। जैसे पूरे यौगिक के लिए बता रहे हैं ना तो कैपिटल लैम्बडा यूज कर लेते हैं, और आयन के लिए बता रहे हैं तो छोटा वाला लैम्बडा यूज कर सकते हैं। ऐसा है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखो। कापा का फॉर्मूला क्या होता है? G/L/A। पक्का बच्चों? कापा का फॉर्मूला क्या होता है? G/L/A। सबका ध्यान बोर्ड पे। इसको L से मल्टीप्लाई कर दो, L से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा? G/L² A/L। क्या A/L आयतन बन जाएगा? क्या A/L आयतन बन जाएगा? यस, वेरी गुड। यहाँ से G कितना आ गया? कापा इंटू V/L²। अब एक बात बताओ, हमें बस शर्तें तो लगानी है सारी की सारी। पहली शर्त, 1 मोल विद्युत अपघट्य होना चाहिए। मतलब ये जो VML आयतन है, इस आयतन में 1 मोल, बस ये कंडीशन है, ये आयतन कितना भी हो चलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे आयतन का 1 होना कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आयतन कितना भी हो सकता है, बस वो उतना होना चाहिए जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य आ जाए। एज ए नेम सजेस्ट, मोलर चालकता। मोलर चालकता का मतलब ही होता है 1 मोल, है ना? तो इस आयतन में 1 मोल
विद्युत अपघट्य होना चाहिए। बढ़िया। व्हाट अबाउट एल? एल के बारे में क्या ख्याल है? ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, मतलब चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। तब 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 जी बन जाएगा लैम्बडा एम, तब जी बन जाएगा लैम्बडा एम। हाँ जी, सही है। तो लैम्बडा एम कितना हो जाएगा? कापा इंटू वी हो जाएगा। यार ये वैसे भी सही था, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो चालकत्व है वो किसके बराबर है? कापा के बराबर। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ सेम है, बस कितना है? VmL है। तो अगर 1 के लिए है कापा, तो VmL के लिए कितना होगा? कापा इंटू वी। हम ऐसे भी बोल सकते थे, बट अगेन जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझो कि यहाँ पर सब बच्चों को, गलती करोगे तो मुझे पता है सवाल में, इस V का मतलब होता है, फिर से वही बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, वो आयतन जिस आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है। ये आपको ध्यान रखना। अगर ये सब कुछ होती है, तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं, तो जो G की वैल्यू होती है ना, वही लैम्बडा एम के बराबर होती है। इसलिए मैंने G की जगह लिख दिया लैम्बडा एम। और अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, ये वाली सारी कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो होती है, तो इसमें फिर G बराबर होता है K के। ऐसा है, समझ गए? किसी को फॉर्मूले में डाउट तो नहीं है? कंसेप्चुअली क्लियर है दोनों चीजें अच्छे से? बस एक बात वापस समझा देता हूं, वो सुन लो। एक एकांक आयतन का के लिए कापा है, और अगर 1 मोल की बात हो रही है तो उसके लिए फिर आपका लैम्बडा एम है। ये छोटी छोटी बातें होती, बाकी फॉर्मूला आपके सामने है। अब हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। देखना, मान लो आपको सवाल में ऐसा दे दें कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता C है ना? विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी है? C है, और C मोल पर लीटर है। ऐसा सवाल में दे दें कि विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है वो C मोल पर लीटर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है C मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है, मोलरता। 1 लीटर विलियन के अंदर, है ना? 1 लीटर विलियन में, यही मतलब होता है। अच्छा तो बताओ फटाफट, अगर सवाल में ये CGS मात्रक की बात कर रहे हैं अपन, CGS मात्रक की बात कर रहे हैं, समझना। अगर सवाल में ऐसे दे दे कि C मोल विद्युत अपघट्य सांद्रता C मोल पर लीटर है, इसका मतलब क्या हुआ? C मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है 1 लीटर में। ये हम मोलरता में समझ चुके हैं कि मोलरता का मतलब ये होता है, अगर मोलरता 5 है मतलब 5 मोल उपस्थित है 1 लीटर में, मोलरता 20 है मतलब 20 मोल उपस्थित है 1 लीटर में। 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है? 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। मतलब C मोल उपस्थित है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, ये इसका मतलब हुआ। अपन को कौन सा आयतन चाहिए होता है यहां पर? हमको वो आयतन चाहिए होता है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। तो C मोल उपस्थित है 1000 में, तो 1 मोल कितने में उपस्थित होगा? 1000 बटा C। यही हमारे लिए क्या बन जाएगा? V, हमारे सवाल के हिसाब से। तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला क्या आएगा? कापा इंटू वी। वी वो मोल है इसमें 1 मोल उपस्थित है, यहां से आ गया कापा इंटू 1000 अपॉन C। तो ध्यान रखना, अगर आपको CGS मात्रक में सवाल दे रखा हो, CGS मात्रक में, फिर से बोल रहा हूं, कैसे पता लगेगा? अगर कापा की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है,
तो आप समझ जाओगे कि वैल्यू आपको सीजीएस मात्रक में दे रखी है। तो आपको सांद्रता नीचे लेनी है, 1000 ऊपर लेना है। सी क्या है? सी मोलरता है और कुछ नहीं है, ऊपर ही बता चुका हूं मैं आपको। बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो लैम्बडा एम, और लैम्बडा एम का मात्रक क्या हो जाएगा? क्या कोई मुझे लैम्बडा एम का मात्रक बता सकता है? मोलर चालकता का मात्रक बता सकता है? चालकता की मात्रक, मोलर चालकता का मात्रक कैसे निकालेंगे? सबका ध्यान बोर्ड पे। पहली बात तो मोलर चालकता पर मोल के लिए है। देखो, अगर ये सीजीएस में है तो इसका मात्रक क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे बताऊं तुम्हें? इसका मात्रक हो जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर। आयतन, अगर आयतन भी मीटर, आयतन कैसे? आयतन सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन है 1 मोल का तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो क्या यूनिट आ जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो याद रखें, इसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर सीजीएस यूनिट की बात चल रही है, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तोते अगर हल्के फुल्के उड़ रहे हैं तो 2 हिंट देता हूँ आपको। पहला तो बोर्ड लेवल के ऊपर जो आपने पढ़ाई की थी, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि वहाँ ये सेम टॉपिक हम 4 दिन में पढ़ते हैं। मैं कम से कम 3 दिन लेता हूँ वहाँ पे टॉपिक पढ़ाने में। आज थोड़ा बहुत पढ़ा के बच्चों को छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन बोलते हैं अब रिवाइज करके आना, फिर वापस पढ़ाएंगे, फिर रिवाइज करके आना, फिर वापस पढ़ाएंगे, ऐसा होता है। रफ्तार के अंदर भी हम 2 दिन में समझते हैं इसको, यहाँ हम एक ही दिन में समझ रहे हैं। हालांकि मैं लास्ट में आपको क्रक्स बता दूंगा जिनसे को आपको दिमाग में रखना है, बट फिर भी थोड़ा पेन आ रहा है तो एक बार बोर्ड के वन शॉट से या कहीं से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना। इस पोर्शन को रिवाइज करके फिर इसको देख लेना, थोड़ा स्ट्रगल तो लगेगा, है ना बेटा? अच्छा, सेम चीज बेटा अगर ऐसा ही मात्रक में हो तो ऐसे ही मात्रक में कैसे करेंगे? सबका ध्यान बोर्ड पे, कहीं लिखना उखना बंद करो अभी। वही सेम देगा आपको आंसर, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही देगा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता मान लो सी मोल पर लीटर है। ये मोलरता दे रखी है आपको। तो मोलरता का मतलब क्या होता है? सी मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है एक लीटर में। ये मतलब हुआ। बस बेटा, प्रॉब्लम ये है कि 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पता है 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है? 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है? (10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, अब ऐसे देखो, यहीं से कर लो ना, यही तो सेम चीज है। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके देख लो, ये तो आएगा।
दिख रहा है साफ साफ कि C मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित होगा इतने में 10 की घात -3 मीटर क्यूब में, तो 1 मोल कितने में होगा 10 की घात -3 अपॉन C, जिसको लिख सकते हैं 1000 1 अपॉन 1000 इंटू C। अब एक बात बताओ, ये जो चीज दिख रही है यही तो V है। 1 मोल जितने आयतन में उपस्थित है उसी को तो अपन V लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने फॉर्मूले के अंदर। तो यहां से लैम्डा m कितना आ जाएगा, यहां से लैम्डा m आ जाएगा आपके पास पापा इंटू V, तो V कितना है पापा डिवाइड बाय 1000 इंटू C। अब ऐसे समझो बेटा कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब K किस में दे रखा हो, साइमन मीटर इनवर्स में दे रखा हो। तो K डिसाइड करेगा कि 1000 ऊपर आएगा या 1000 नीचे आएगा। अगर K की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स है तो फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट समझ लो अच्छे से, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे, ये तो CGS मात्रक की मैंने आपको यूनिट बता के बताई थी। अब मैं इधर आपको SI की बता देता हूँ। कापा की यूनिट क्या होती है, साइमन पर मीटर। SI में आयतन कितना है, ये आयतन है पर मोल का, आयतन की यूनिट तो मीटर क्यूब ही होती है, पर ये आयतन है पर मोल का, इसलिए अपन लिखेंगे इतने मीटर क्यूब पर मोल। तो पर मोल लेना पड़ेगा क्योंकि पर मोल का आयतन है, 1 मोल का आयतन है। तो उस हिसाब से ये हटके आपके पास आ गया साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। थोड़ा मेहनत कर लोगे ना तो गोल गोल नहीं घूमना पड़ेगा, सब चीजें एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, सब आपस में कनेक्टेड। ठीक, बस ये मस्ट कैप्सूल है आपके लिए। गलती से भी गलती मत कर देना कन्वर्जन में, बहुत बच्चे कर देते हैं। नीट में बहुत सवाल, मेंस में बहुत सवाल, पूरी शीट के सवाल आराम से हो जाएंगे अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे। और सी मोलरता है, आप चाहो तो यहाँ पे सी लिखो ही मत, मोलैरिटी लिख दो, हटाओ, ताकि तुम फालतू परेशान ना हो। यहाँ मोलरता है, बस मोलैरिटी है, खत्म बात, सी है ही नहीं, छोड़ो, सी लिखो ही मत, गलती होने के चांस और कम हो जाएंगे। या मोलैरिटी लिख लो, चलेगा मोलैरिटी, हिंदी लिख लेना भले मोलरता, यार क्या दिक्कत। क्लियर एवरीवन? अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, उस सवाल से सब कुछ क्लियर होने के चांस होंगे, ठीक है? या नहीं दे रहा सवाल, पहले तुल्यांक चालकता भी साथ में पढ़ा देता हूँ, फिर सवाल करेंगे। इसको लिख लो अच्छे से। हेलो, वॉइस नहीं आई थी ना, अब आएगी, सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये है आपके पास तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता में बस एक चीज का फर्क है। मोलर चालकता में हम बोलते हैं 1 मोल का चालकता, 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यहां पर क्या है, तुल्यांक चालकता। तुल्यांक मतलब समझते हो, 1 मोल को हटा करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर देना है। 1 मोल को हटा करके एक तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक संख्या कर देना है। और ग्राम तुल्यांक संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं, तो आपको पता ही ना, ग्राम तुल्यांक संख्या भी आप सीख करके आए हो। ग्राम तुल्यांक संख्या के बारे में जो अपन ने पढ़ा था अभी, वो सारा का सारा वैलिड रहेगा। तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को 1 मोल की जगह, ये जो 1 मोल दिख रहा है, इस 1 मोल की जगह अपन को 1 ग्राम तुल्यांक संख्या कर देनी है।
और जहां पे फॉर्मूले में मोलरता आ रहा था वहां फॉर्मूले में नॉर्मलता आ जाएगा। मोलरता क्या होता है? 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। सॉरी, कितने मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है 1 लीटर विलियन में, उसको मोलरता कहते हैं। कितने ग्राम तुल्यांक संख्या उपस्थित है 1 लीटर में, उसको नॉर्मलता बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। परेशान हो जाओगे, छोड़ो, अब एक एक करके लिखते हैं। तुल्यांक चाहता में क्या करना है, लिखो पहले। 1 मोल की जगह एक तुल्यांक संख्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। विद्युत अपघट्य की एक तुल्यांक संख्या लेनी है। विद्युत अपघट्य की एक तुल्यांक संख्या, बस इतनी सी चीज, और कोई चेंज नहीं। अच्छा, फॉर्मूला क्या बनेगा? मात्रक क्या आएगा, यूनिट क्या आएगी इसकी? अभी सीजीएस में यूनिट क्या आ रही थी और एसआई में यूनिट क्या आ रही थी, सबका ध्यान बोर्ड पे फिर लिखना भी। तो उसकी यूनिट क्या आ रही थी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ आएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। इधर क्या आता? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ आएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या फॉर्मूले बना पाओगे? बिल्कुल सर। लैम्बडा इक्विवेलेंट सीजीएस में 1000 ऊपर आता है कि नीचे आता है, याद करो। सीजीएस में 1000 ऊपर आता है कि नीचे आता है? ऊपर आता है, तो यहाँ आएगा 1000 इंटू कापा अपॉन मोलरता नहीं, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। बढ़िया। और यहाँ पे क्या होगा? 1000 ऊपर के नीचे, 1000 ऊपर के नीचे, बोलो फटाफट सर। 1000 नीचे, तो 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है नॉर्मेलिटी क्या होती है, हमने तो पढ़ा ही नहीं मोलैरिटी क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। हाँ, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब कापा किस में हो। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? कापा किस में हो? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। और ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब कापा किस में हो? साइमन मीटर इनवर्स। अगर मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि नॉर्मेलिटी बराबर वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। तो मैं मोलैरिटी निकालना तो आता ही है, बस वही करो, बस वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब कभी कभी क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर निकालना आसान होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख के अपन निकाल लेते हैं। पर मान लो वैलेंसी फैक्टर तुम्हें किसी NaCl का वैलेंसी फैक्टर पूछ लिया, मान लो तुमसे, तो कैसे बताओगे? मान लो तुमसे AlCl3 का पूछ लिया, तो कैसे बताओगे? मान लो तुमसे MgCl2 का पूछ लिया, तो कैसे बताओगे? तो ऐसे केस में वैलेंसी फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अपन अभी तक कैसे निकाल रहे थे, ऑक्सीजन संख्या में चेंज एक स्पीशीज के लिए, ऐसे निकाल रहे थे। यहां कैसे निकालेंगे? यहां तरीका फॉलो होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो या फिर नेगेटिव चार्ज चेक कर लो यौगिक के अंदर, और बिना साइन के लिख दो। टोटल 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 पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो, या टोटल नेगेटिव चार्ज चेक कर लो। चलो देखते हैं। NaCl में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? ऐसा Na पे +1 है। टोटल नेगेटिव कितना है? -1 है। जोड़ना नहीं है, या तो टोटल पॉजिटिव देख लो या टोटल नेगेटिव देख लो। तो टोटल पॉजिटिव कितना है? 1, वैलेंसी फैक्टर 1। टोटल पॉजिटिव कितना है? से एल्यूमिनियम पे 3 होता है, प्लस का 3, और 3 Cl है तो माइनस का 3। तो टोटल पॉजिटिव 3, टोटल नेगेटिव 3, किसी भी एक से लिख दो। समझ रहे हो? वैलेंसी फैक्टर लिखना सीख रहे हो? वो बैटरी जैसे फोन नया नया चार्ज होता है 100%, तो एकदम बढ़िया चलता है। लास्ट में 3-4% बचते हैं ना, तो हैंग होने लग जाता है वो। तुम्हारी शक्लें देख के भी ऐसी फीलिंग आती है कि लास्ट के 10-15 मिनट तुम हैंग हो जाते हो। ये बताता है कि तुम सवाल कितने करते हो, तुम्हारा फोकस कंसंट्रेशन कितना है। तुम्हारा कंसंट्रेशन मुश्किल से 1.5 घंटे तक चलता है, उसके बाद तुम वो 1% बैटरी की तरह चलने लग जाते हो, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। इसका कितना होगा वैलेंसी फैक्टर? 2 होगा, बस। अच्छा, आपको अगर ऐसा बोल दे कि लैम्बडा इक्विवेलेंट
डिवाइड बाय लैम्डा m निकालो, तो रिलेशन क्या आएगा? लैम्डा इक्विवेलेंट ये रहा 1000 इंटू कापा अपॉन नॉर्मल था, ये होगा 1000 इंटू कापा अपॉन मोलर था, तो ये आ गया मोलरता बटा नॉर्मल था, मोलरता बटा नॉर्मल था। अच्छा मोलरता को m लिख लो, नॉर्मलता क्या होती है? मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर, इससे ये कट गया, तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो गया? लैम्डा m अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इस फॉर्मूले को भी याद रखना, इसको यूज करके भी पूछ सकते, वैलेंसी फैक्टर पता है तो लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाता है लैम्डा m अपॉन वैलेंसी। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसमें वो लगभग लगभग सब कुछ ही पूछ लेगा आपसे। ठीक, इसको कॉपी कर रहे हो ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाल, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है बेटा, इसकी हिंदी लिखवाई मैंने, तुल्यांकी चालकता भी बोल देते हैं कभी कभी। ये जितना पढ़ाना सब सारे कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे एक ही बार में, ये सवाल आपकी बढ़िया प्रैक्टिस करा देगा। विथ यूनिट लिखना बेटा, है ना, विथ यूनिट पुट करना वैल्यूज। हो गया, करें, आंसर निकाले होंगे आपने सबने, एक बार मैच कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है भाई साहब? सबसे पहले प्रतिरोधकता पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिरोधकता ही निकाल लेते हैं फिर। रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, सही है। तो चलो इस फॉर्मूले से अपन प्रतिरोधकता निकालने की कोशिश करते हैं। आर कितना दे रखा है अपन को सवाल में? 5 इंटू 10 की घात 3। ए कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी दे रखी है? 50, 100। सोचने वाली बात यह है
कि 100 की यूनिट क्या होगी, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के हिसाब से यूनिट आ जाएगी, ओम इंटू सेंटीमीटर। पहली चीज डन। सेकंड चीज, चालकता पूछ रहा है कापा। कापा का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? क्या कापा के फॉर्मूले के बारे में हमें कुछ आइडिया है? बिल्कुल है, जी इंटू जी स्टार। जी इंटू जी स्टार का मतलब क्या है? 1/रो एल बाई ए। लगा दो ये फॉर्मूला, 1/रो, तो 1/रो कितना निकल के आया है? 100 इंटू एल। एल कितना है? 50 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय ये कितना है? 1 ना, 1 कितना आ गया? 0.5। तो आपके पास कापा आपका निकल करके आ गया 0.5। डन। सेकंड जी, अरे यार, ये क्या कर दिया अपन ने? यहाँ तो आ रहा है, इसका रिवर्स करना था। ये आएगा 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, 5 से 5 कट गया, इससे एक ये कट गया, ये आ गया आपका 10⁻⁻2 आ गया। ठीक है, व्हाट अबाउट द यूनिट? इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? कापा किसका उल्टा होता है? कापा रो का उल्टा होता है, तो जो रो की यूनिट है उसका उल्टा कर दो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये कापा। कितने बच्चों का कापा सही था? वेरी गुड। लैम्बडा एम का फॉर्मूला? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर कापा जो आया है वो सेंटीमीटर में है, तो 1000 ऊपर के नीचे, समझ गए? 1000 ऊपर अपॉन मोलैरिटी। तो बताओ मोलैरिटी कैसे निकालोगे? तो कापा कापा आ गया 10⁻², इंटू 1000। मोलैरिटी सवाल में दे तो रखी थी 0.05, इसके पॉइंट से ये पूरा हट गया, ये आ गया 200। तो लैम्बडा एम आपके पास आ गया 200। इसकी यूनिट क्या होगी सर? सीजीएस में यूनिट आएगी सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। बेहतरीन। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, लैम्बडा इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा लैम्बडा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना है? एनएच का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? एन में +1 -1 है, तो एनएच का वैलेंसी फैक्टर है 1, तो 200 अपॉन 1, यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? अब समझ में आया कि जो कुछ भी सिखाया गया था उसमें क्या, अब इसमें भी गलती कर दी तुम लोगों ने। कहाँ गलती करी? हाँ भाई, बताइए। हाँ, के को देख लिया करो। के के हिसाब से है, के हिसाब से है। हम्म, नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात, इधर आओ। कहाँ निकाला था? इधर बात कर रहे हो क्या? एकांक, एल को एकांक लेते हैं। अगर ऐसा ही मात्रक में जाओगे तो 1 मीटर हो जाएगा, और सीजीएस में जाओगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा था एकांक, इसलिए ब्रैकेट में 1 लिखा था। अब ठीक है? ठीक है अब? कहाँ है 50 सेंटीमीटर? हाँ, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर तो यहाँ पे यूज होके सेंटीमीटर में आ गया ना, ये कापा, कापा सेंटीमीटर, कापा सेंटीमीटर में लिंक हो गया ना, तो उसके बाद तो ये फॉर्मूला बनाए। सीजीएस ही कंटिन्यू हो रहा है ना आगे, दिक्कत कहाँ है? ठीक है, अगर ये मीटर में होता तो यहाँ पे मीटर आता, तो ये नीचे आया था 1000, ऐसे। ठीक है, चलो अगला। हाँ भाई, तुम्हारे क्या हाल है? बताओ, कैसे चल रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? आंसर आ गया था?
यूनिट्स के साथ थोड़ा खेलना सीख लो, यूनिट्स को थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो आज बैठ करके शांति से, और इसके सारे सवाल लगा लेना आज के आज। सब बच्चों को बोल रहा हूँ, अगर आज के आज सवाल नहीं लगाए तो कल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। आज के आज ही भले ही 5-6 घंटे इसके अंदर देने पड़ जाए कोई बात नहीं, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल फिनिश कर लेना, क्योंकि कल आप कॉलराउश का नियम पढ़ के हो सकता है नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश ही हो जाए। तो अब ज्यादा कुछ कैलकुलेटिव है नहीं, कैलकुलेटिव यहीं तक था, अब तो आगे आसान है चैप्टर वैसे भी, अब तो थोड़ा मेमोरी बेस्ड चैप्टर हो जाएगा इसके बाद। यहाँ तक के चैप्टर में कैलकुलेशन ज़्यादा थी। इन्वेस्ट योर टाइम, दे दो इस चैप्टर को टाइम, आ जाएगा सवाल एडवांस में, आ जाएगा सवाल मेंस में, आएगा नीट में सवाल, दे दो इस चैप्टर को टाइम। फिर से बोल रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में गिने चुने 5-6 चैप्टर्स हैं, दे दो उनको टाइम। बाकी इनऑर्गेनिक रटनी है, ऑर्गेनिक पूरी समझनी है, उसमें कैलकुलेशन का कुछ है ही नहीं, तो जो मेहनत करनी है थोड़ी बहुत वो इसी में करनी है। यूनिट कैलकुलेशन कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा समय अपना दे दो इसके सब लोग। बाय।